बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 28 अक्टूबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार के पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को जान से मार देने की धमकी मिली है। और ये धमकी कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने धमकी दी है। जी हाँ, आपको बता दूं कि जैसे कि आपको पता होगा कि बीते दिनों बिहार के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई को उल्टा पुल्टा बयान दिया था, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दी थी। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई की एक टीम ने पप्पू यादव को धमकी दी है और कहा कि मैं पप्पू यादव को स्पष्ट से कहना चाहता हूँ कि पप्पू यादव तुम अपनी औकात में रह करके चुपचाप राजनीति पर ध्यान दो, ज्यादा इधर उधर 3-5 करके टीआरपी कमाने के चक्कर में मत पड़ो, वरना रेस्ट इन पीस कर देंगे, यानी कि RIP रिप कर देंगे। मिल रही जानकारी के अनुसार मयंक सिंह मलेशिया में बैठ करके राज्य में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा है, जहां जेल में बंद अमन साहू वहीं से अपना गिरोह चला रहा है। दोस्तों बिहार में नौकरी करने वाले शिक्षकों के लिए किशनगंज से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जहां किशनगंज के शिक्षकों को बहुत बड़ा झटका लगा है। आपको बता दूं कि बिहार में बीपीएससी से चयनित हुए 16 शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई की गई है और उन्हें विभाग के द्वारा पद मुक्त कर दिया गया है, सेवा मुक्त कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार में बीपीएससी से चयनित ये सभी टीचर किशनगंज जिले के अलग अलग विद्यालयों में सेवा दे रहे थे, लेकिन इन शिक्षकों के खिलाफ शिक्षक पात्रता परीक्षा में 60% से कम अंक लाने के कारण कार्रवाई की गई है, जिससे हड़कंप मच गया है। आपको बता दूं कि सभी शिक्षक बिहार के बाहर के हैं और ये बीपीएससी के तहत बिहार में टीचर के पद पर चयन किए गए थे। यह दरअसल दूसरे राज्य के किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी में ही गिना जाता है और उन्हें किसी प्रकार के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है। लेकिन इन शिक्षकों के खिलाफ शिक्षक पात्रता परीक्षा में 60% से कम अंक पाए गए हैं। इसको लेकर के सभी 16 शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिए, जिसके बाद इन सभी 16 शिक्षकों को विभाग के द्वारा सेवा मुक्त कर दिया गया है। दोस्तों बिहार में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी पटना में एक दिन में डेंगू के 99 नए मरीज मिले हैं, जबकि राज्य में ये संख्या 204 है। इसके साथ ही राज्य में डेंगू पीड़ितों की कुल संख्या 3301 हो गई है। राज्य में डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में बिहार भर में डेंगू के 204 मरीज मिले हैं। राज्य में अब तक मरीजों की कुल संख्या 6656 हो गई है। आपको बता दूं कि मुजफ्फरपुर जिले में डेंगू के मरीज हर दिन मिल रहे हैं और बाकी कई सारे ऐसे जिले हैं, ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर डेंगू के मरीज हर दिन मिल रहे हैं। वहीं पर किशनगंज जिले की बात की जाए तो किशनगंज जिले में 5 डेंगू मरीज से संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से 3 मरीज इलाज के लिए पश्चिम बंगाल में भेज दिया जा चुका है, जबकि 1 मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ होकर के घर लौट चुके हैं। वर्तमान में किशनगंज जिले में मात्र 1 मरीज है जो कि स्वास्थ्य विभाग के अधीन है। दोस्तों एक हैरान कर देने वाली रिपोर्ट सामने आई है कि बिहार में लोगों का कद है ना, वो छोटा होता जा रहा है। जी बिहार में लोगों का कद छोटा हो रहा है। 0 से 6 वर्ष तक की उम्र के 41% बच्चों में बौनेपन की शिकायत है। वहीं पर 0 से 5 वर्ष तक के 23% बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देश पर बच्चों की हुई माप में ये बात सामने आई है। आंगनबाड़ी केंद्र से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर जिलावार रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्चों का कद तुलनात्मक रूप से छोटा होता दिख रहा है। माप में राज्य भर के 1,14,935 आंगनबाड़ी केंद्र को शामिल किया गया था। इसमें 1,11,199 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लगाया गया था। इसमें 0 से 6 साल तक 90,88,458 बच्चे शामिल हुए थे, जब वहीं पर 0 से 5 साल तक के 74,04,246 बच्चे शामिल हुए। 1 से 30 सितंबर तक हर बच्चे की हर सप्ताह वृद्धि माप की गई है। इसमें पाया गया है कि औसतन राज्य के 41% बच्चे बौनेपन के शिकार हो रहे हैं। जब वृद्धि माप रिपोर्ट की बात करें तो राज्य में अररिया जिले में 49% बच्चों में बौनेपन पाया गया है। जमुई, औरंगाबाद, समस्तीपुर और शिवहर जिले में 47% बच्चे बौनेपन के शिकार हैं। जब पटना जिले की बात करें तो पटना जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र के 4,04,445 बच्चों की वृद्धि माप की गई है। इनमें 39% बच्चों में बौनेपन की शिकायत दिखी है। दोस्तों बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर शराब बेचवाने का आरोप लगाए जाने पर सियासत गर्मा गई है। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से ये पूछे जाने पर कि तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर शराब बेचने का आरोप लगाया है, इस पर ललन सिंह भड़क गए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को आप लोग गंभीरता से क्यों लेते हैं? तेजस्वी यादव के किसी बात को गंभीरता से नहीं लीजिए। जब हम लोगों के साथ थे तो फिर कितना गुणगान करते थे, अब जब गए हैं तो फिर उल्टा बोल रहे हैं। उनका बस यही काम है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बिहार की जनता सब
समझ रही है। जब पटना पहुंचने पर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए ललन सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव के माता पिता ने 15 साल में बिहार का क्या दुर्दशा करके दे रखा है और आज भी उनके मन में यही कल्पना है। इसीलिए तेजस्वी यादव की बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। सियासी गलियारों से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि शहाबुद्दीन की पत्नी और बेटे ओसामा साहब आरजेडी में फिर से शामिल हो गई है। आपको बता दूं कि लंबे समय से आरजेडी से नाराज चल रहा सीवान के पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार आखिरकार लालू प्रसाद की शरण में पहुंच गया है। जहां शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और उनके बेटे ओसामा साहब पूरे लाव लश्कर के साथ रविवार को राबड़ी आवास पहुंचे और आरजेडी की सदस्यता ग्रहण की। जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने दोनों मां बेटे को पार्टी का पट्टा पहना करके राजद की सदस्यता दिलाई है। दरअसल सीवान के पूर्व सांसद बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन की परिवार लालू प्रसाद और आरजेडी के से लंबे समय से नाराज चल रहा था। शहाबुद्दीन के निधन के बाद से ही उनकी पत्नी हिना साहब ये आरोप लगाती रही है कि जिस आरजेडी के लिए उनके पति शहाबुद्दीन ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उनका निधन होते ही पार्टी ने उनके परिवार को दरकिनार कर दिया। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में हिना साहब आरजेडी उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ मैदान में उतरी थी। हालांकि दोनों को हार का सामना करना पड़ा था। अब शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब की राजनीतिक एंट्री की कवायद चल रही है। विभिन्न मामलों को लेकर के विवादों में रहे पूर्व सांसद के बेटे ओसामा साहब जेल तक जा चुके हैं। जमीन कब्जा करने के मामले में जेल गए ओसामा साहब हाल ही में जेल से बेल पर छुट करके बाहर आए थे। जब बेटे के भविष्य को देखते हुए आखिरकार हिना साहब ने लालू की शरण में जाना ही उचित समझा और सारे गिले शिकवे भूल करके दोनों माँ बेटे ने आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। पूरे लाव लश्कर के साथ सीवान से पटना पहुंचे ओसामा साहब और हिना साहब को आरजेडी की चीफ लालू प्रसाद यादव ने सदस्यता ग्रहण दिलाई है। दोस्तों अब लगभग बिहार में सभी जगहों पर बिजली की व्यवस्था हो चुकी है। जिसके भी घर बिजली का कनेक्शन है वहां तक बिहार सरकार बिजली पहुंचा रही है। हालांकि कुछ लोग अभी भी ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने बिजली का कनेक्शन ना लिया हो, ऐसे लोगों के घरों तक बिजली की सुविधा नहीं पहुंच पाई है। आपको बता दूं कि अगर आप बिहार में रहते हैं और फिर बिजली के नए कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो फिर आप उस विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा जिसके अंदर आपका क्षेत्र आता है। नए बिजली कनेक्शन लगवाने के लिए बिजली विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अगर आप बिहार के उत्तर क्षेत्र इलाके में रहते हैं तो फिर आपको इसके लिए नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन अथॉरिटी में अप्लाई करना होगा। वहीं पर अगर आप बिहार के दक्षिण क्षेत्र में रहते हैं तो फिर इसके लिए आपको साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑथराइज्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आवेदन करना होगा। जब नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑथराइज्ड में आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.nbpdcl.co.in पर जाना होगा। तो फिर वहीं पर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन अथॉरिटी के लिए www.sbpdcl.co.in पर जाना होगा और यहाँ पर कनेक्शन के लिए अप्लाई करना होगा। दोस्तों जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से यह सवाल किया कि बिहार में अब जब शराबबंदी लागू है तो फिर उन्होंने शराब बनाने वाली कंपनी से चंदा क्यों लिया। जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने ये बातें कही। यह संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा और फिर हिमराज राम भी मौजूद थे। जदयू प्रवक्ताओं ने कहा कि बिहार को बदनाम करने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले शराब बनाने वाली कंपनियों से इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में 46 करोड़ रुपए लेने का महापाप किया है। यह शराबबंदी के विषय में उनका अनर्गल प्रलाप महज संयोग ही नहीं बल्कि एक राजनीतिक प्रयोग है। नीरज कुमार ने कहा है कि जहरीली शराब से होने वाले लोगों की जान जाने पर राजनीतिक टिप्पा टिप्पणी करने से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को एनसीआरबी का डेटा देख लेना चाहिए। राबड़ी देवी के शासनकाल में जहरीली शराब से कई लोगों की जान गई थी, बहुत से लोगों की जान गई थी। वहीं पर नीतीश कुमार के शासनकाल में जब शराबबंदी लागू नहीं थी तब बिहार 8वें स्थान पर था। शराबबंदी लागू होने के बाद बिहार 13वें स्थान पर आ गया। राबड़ी देवी के शासनकाल में जहरीली शराब से 456 लोगों की जान गई थी। क्या इसकी जिम्मेदारी लालू प्रसाद लेंगे? ये राजद को स्पष्ट करना चाहिए। वहीं पर नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के ऊपर वेतन घोटाले का आरोप भी लगाया। अब इसको लेकर के उन्होंने कहा है कि अगर मेरी ये बात गलत हुई तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। जी हां, जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की कानूनी नोटिस का भी जवाब देंगे। उन्होंने मीडिया से कहा कि मुझे कोई भी चिंता नहीं है, मैं अगर गलत हो जाऊंगा तो फिर विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आय घोटाला किया है, ये मैंने कहा है। दोस्तों बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में गेंदा फूल की खेती करने के लिए किसानों को 50% की सब्सिडी मिल रही है। इसका लाभ लेने के लिए बिहार के किसान ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। खबर के अनुसार फूल विकास योजना के तहत एक किसान को अधिकतम 4 हेक्टेयर तथा न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर तक योजना का लाभ मिल सकता है। वहीं पर योजना की इकाई दर 80,000 प्रति हेक्टेयर है, जिस पर अनुदान की राशि 50% है। आपको बता दूं कि इस योजना का लाभ अरवल, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, जहानाबाद, कैमूर, रोहतास,
खास लखीसराय, मधेपुरा, नवादा, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान तथा सुपौल जिले के किसानों को मिलेगा, जब पहले आओ पहले पाओ के आधार पर योजना का लाभ दिया जाएगा। दरअसल इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास LPC तथा अद्यतन रसीद होना आवश्यक है। वहीं पर आवेदन का नाम भूमि स्वामित्व राजस्व रसीद में स्पष्ट नहीं है तो फिर भूमि स्वामित्व राजस्व रसीद के साथ वंशावली लगाना अनिवार्य होगा। दोस्तों, दीपावली का पर्व आने में अब कुछ ही दिन बाकी है और फिर पूरे देश में त्योहारों की तैयारियों में धूम मची है। वहीं पर बिहार और फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश में छठ पूजा की तैयारियां भी जोरों पर है। बिहार में छठ पर्व का विशेष महत्व है। इसी बीच बिहार के शिक्षा विभाग ने इस साल दिवाली और फिर छठ पूजा के अवसर पर स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया है, जिसमें खास तौर से खरना के दिन भी अब छुट्टी कर दी गई है। जहाँ बिहार में इस साल दीपावली की छुट्टियां 1 और 2 नवम्बर को रहेगी। इसके बाद छठ पूजा के लिए विशेष अवकाश दिए गए हैं ताकि लोग इस महापर्व को अपने परिवार के साथ मनाने का आनंद उठा सके। आपको बता दूं कि दीपावली के बाद छठ पर्व की शुरुआत 7 नवंबर को कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि से होगी और इसका समापन 8 नवंबर की रात तक होगा। इस दौरान बिहार के स्कूलों में 6 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर तक 4 दिन की छुट्टी रहेगी ताकि विद्यार्थियों और फिर शिक्षक इस पर्व को धूमधाम से मना सके। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के 9 जिलों में खनिज का भंडार मिला है। इसको लेकर के भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि GSI ने बिहार सरकार को इसकी रिपोर्ट सौंप दी है। खबर के अनुसार भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि GSI की रिपोर्ट में बिहार के भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, बेगूसराय, आरा, गया, नालंदा एवं नवादा में जमीन के नीचे कई तरह के खनिज होने की पुष्टि की गई है। जल्द ही खनिज को निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि सर्वेक्षण में बिहार के भागलपुर, बांका जैसे जिले में तांबा, कॉपर और फिर जस्ता, जिंक होने की संभावना जताई गई है। वहीं पर बांका और फिर मुंगेर के बीच गौरा, नयाडी, सुई बथना और संग्रामपुर के आसपास उर्वरा, ग्रेनाइट, पेगमाटाइन मिला है। वहीं पर मुंगेर के खड़गपुर क्षेत्र में बायोटाइट, ग्रेनाइट, स्लेट, अभ्रक, सेरिसाइट, महीन अभ्रक, काइनाइट, क्वार्ट्स मिला है। जबकि जमुई की पहाड़ी में फॉल्ट, ब्रेशिया, ग्रेनाइट और बाकी कई सारे ऐसे ही खनिज मिले हैं। दोस्तों, बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का भड़काऊ बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने हिंदुओं से अपने घरों में तलवार, भाला और फिर त्रिशूल रखने की बात कही है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि अगर किसी मुसलमान द्वारा एक थप्पड़ मारा जाता है तो फिर हिंदू समाज को मिलकर के उसे 100 थप्पड़ मारना चाहिए। गिरिराज सिंह ने अपने बयान में हिंदुओं को एकजुट रहने और फिर सुरक्षित रहने के लिए आग्रह किया है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि महादेव का नाम लेकर के संकल्प लो कि एकजुट रहोगे तो फिर सुरक्षित रहोगे। अपने घरों में देवी देवताओं की पूजा करते हुए शस्त्रों को भी संभाल करके रखो ताकि किसी प्रकार की विपत्ति आने पर उसका उपयोग किया जा सके। गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद राजनीति में घमासान मच गया है, जब विपक्षी दलों ने उनके इस बयान की निंदा करते हुए उसे सांप्रदायिकता भड़काने का प्रयास बताया है। जब कांग्रेस और फिर अन्य दलों ने इस बयान को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बताया है और इसकी कड़ी आलोचना की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि भाजपा के नेताओं का ये रवैया समाज में जहर घोलने वाला है और फिर इससे देश का माहौल बिगड़ता है। हालांकि गिरिराज सिंह का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल हिंदू समाज को आत्मरक्षा के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने इसे संस्कृति और फिर आत्मरक्षा की रक्षा के लिए एक उपाय बताया है। दोस्तों, बिहार में इस समय जमीन सर्वे का काम चल रहा है। इस बीच ये खबर सामने आ रही है कि यदि किसी व्यक्ति का आपके जमीन पर कब्जा है तो भी उस जमीन का सर्वे किया जाएगा। इसके लिए आप जमीन कागजात के साथ सर्वे फॉर्म भर करके शिविर में जमा करें। जब खबर के अनुसार सर्वे में निजी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के नाम से खाता नहीं खुलेगा, बल्कि जमीन का खाता उस व्यक्ति के नाम से खुलेगा जो उस व्यक्ति के हकदार है। इसको लेकर के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। आपको बता दूं कि सर्वे में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के नाम भी खाता नहीं खुलेगा। इन जमीनों पर बिहार सरकार का नाम दर्ज किया जाएगा। या सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले व्यक्ति या फिर संस्था के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं पर जिनके पास गैर मजरूआ खास जमीन है और फिर उनका नाम खतियान में दर्ज है, उनकी जमीन का सर्वे होगा। हालांकि खतियान में नाम दर्ज कराने के लिए जमीन के कागजात दिखाने होंगे। वहीं पर सर्वे में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की जमाबंदी मान्य नहीं होगी। दोस्तों, बिहार में इस समय जमीन सर्वे का काम चल रहा है। इस बीच राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आदेश देते हुए कहा कि इस जमीन सर्वे में मृत व्यक्ति का नाम नहीं चढ़ाया जाएगा। इसको लेकर के लोगों को जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। खबर के अनुसार अगर किसी जमीन के दस्तावेज में किसी ऐसी व्यक्ति का नाम है जिनका निधन हो चुका है, यानी कि इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, तो फिर उस व्यक्ति के सभी वारिसों के नाम सर्वे में दर्ज किए जाएंगे। इसमें मृत व्यक्ति का नाम नहीं चढ़ाया जाएगा, क्योंकि सरकार सर्वे के द्वारा जीवित रैयत के नाम से खाता खोलेगी। अब सवाल है कि नाम किसका चढ़ेगा। तो आपको बता दूं कि यदि जमीन मालिक की जान चली जाती है
तो फिर उनके सभी वारिसों का नाम सर्वे में चढ़ाया जाएगा। इसके लिए जरूरी दस्तावेजों के तौर पर जमीन के कागजात, वंशावली, जमीन मालिक का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि की जरूरत होगी। वहीं पर अगर किसी घर में जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है तो फिर जमीन सर्वे में अलग अलग नाम नहीं चढ़ाए जाएंगे। इसको लेकर के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह राजस्व विभाग ने कहा है कि वंशावली में बेटी और फिर बहन का नाम लिखना जरूरी है, क्योंकि कानूनन उन्हें भी हक मिलता है। दोस्तों, बिहार में नौकरी करने वाले शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसको लेकर के आदेश जारी कर दिया गया है। यह खबर के अनुसार शिक्षा विभाग के आदेश पर बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराई जा रही है, लेकिन अभी भी बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं। ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। आपको बता दूं कि विभाग ने साफ कर दिया है कि शिक्षकों को अक्टूबर का वेतन अब ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर ही मिलेगा। इसके अलावा आने वाले समय में राज्य के यानी कि बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राओं को भी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने की तैयारी हो रही है। वहीं पर सरकारी विद्यालयों के निरीक्षण में कोताही बरतने वाले आउटसोर्सिंग अफसरों पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ऐसे अधिकारियों को भी बर्खास्त करेगी जो निरीक्षण में लापरवाही बरतते हैं। इसको लेकर के भी आदेश जारी कर दिया गया है। दोस्तों, बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेने वाले छात्रों पर सरकार के द्वारा एक्शन की तैयारी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लोन लेकर के पैसे वापस नहीं करने वाले छात्र छात्राओं पर एक्शन लिया जा रहा है। खबर के अनुसार बिहार में नोटिस के बावजूद भी जिन छात्रों ने लोन की राशि को नहीं लौटाई है उनके ऊपर नीलाम पत्र वाद दायर किया जा रहा है। जब बिहार के भभुआ जिले में ऋण की यानी कि लोन की राशि लेने के बाद वापस नहीं करने वाले 707 लाभुकों पर नीलाम पत्र वाद किया गया है। वहीं पर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का पैसा नहीं लौटाने वाले 270 छात्रों को नोटिस भेजी गई है। साथ ही साथ जल्द से जल्द पैसा लौटाने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार में बहुत से छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो कि नौकरी लगने के बाद भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का पैसा नहीं लौटा रहे हैं। दरअसल बिहार में बिहार क्रेडिट कार्ड योजना के तहत सरकार BSc, BA, BBA, BCA, MCA, मेडिकल इंजीनियरिंग, प्रबंधन, विधि, नर्सिंग आदि कोर्स के लिए 4 लाख तक लोन देती है। हालांकि पढ़ाई के बाद इस लोन की राशि को लौटानी होती है। दोस्तों, चक्रवाती तूफान दाना का असर बिहार के कई जिलों में देखने को मिला। कई जगहों पर हवाएं चली और फिर बारिश के साथ ही राज्य में यानी कि बिहार में ठंड का असर भी बढ़ा। जहां आसमान से आई बारिश ने बिहार के अलग अलग जिलों में प्रदूषण के स्तर को कम किया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके मुताबिक सुबह 9 बजे पटना का AQI 88 दर्ज किया गया मात्र, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। राजधानी पटना की हवा सुधरने की वजह से लोग यहाँ स्वच्छ हवा में सांस लिए। जहाँ इसी तरह औरंगाबाद का AQI 70 दर्ज किया गया। भागलपुर में सुबह 9 बजे AQI गुणवत्ता सूचकांक 64 दर्ज किया गया। बक्सर का AQI 49 दर्ज किया गया। गया का AQI 56 रहा। हाजीपुर का AQI 54 दर्ज किया गया है। वहीं पर कटिहार में AQI अच्छा है। यहाँ पर सुबह 9 बजे से वायु गुणवत्ता सूचकांक 43 दर्ज किया गया है। किशनगंज में SDM ऑफिस के पास AQI 32 दर्ज किया गया है, जो कि अच्छी श्रेणी में आता है। मोतिहारी में गंडक कॉलोनी के पास AQI 54 दर्ज किया गया है। दोस्तों, मधुमक्खियों का डंक अब सिर्फ दर्द नहीं देगी बल्कि मधुमक्खी पालकों को मालामाल कर देगी। जी आपको बता दूं कि सहकारिता विभाग ने मधुमक्खी के डंक से औषधीय निर्माण की प्रक्रिया तेज कर दी है, यानी कि दवा निर्माण की प्रक्रिया मधुमक्खी की डंक से। इसकी प्रक्रिया को समझने के लिए विभाग के विशेषज्ञ का एक दल दक्षिण भारत के राज्यों में जाएगा, जहाँ उसी तर्ज पर राज्य में यानी कि बिहार में औषधि निर्माण की रूपरेखा तैयार होगी। इसके अलावा शहद की गुणवत्ता जाँच की जाएगी, प्रयोगशाला भी उपस्थित की जाएगी। सहकारिता विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसकी स्वीकृति मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। मधुमक्खी के डंक से एड्स, कैंसर, गठिया जैसे घातक बीमारी के लिए भी दवा तैयार होती है। यह देश के प्रमुख शहर उत्पादकों में बिहार का स्थान होने के बावजूद भी अब तक विमेन्स तैयार करने का काम शुरू नहीं हुआ है। इसकी मांग बहुत अधिक है। 1 ग्राम विमेन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 15,000 रुपए तक है। इसीलिए विमेन से मधुमक्खियां पालकों की आय में वृद्धि होगी। दोस्तों, बिहार में ऊर्जा की मांग को लेकर के सौर ऊर्जा से पूरा करने का प्रयास चल रहा है। जब भारत की सबसे बड़ी एकीकृत सोलर निर्माण कंपनी अडानी सोलर ने बिहार में सोलर उत्पादों के रिटेल वितरण के लिए इना सोलर के साथ रणनीतिक साझेदारी का ऐलान किया है। इससे बिहार के लोग भी अब विश्व स्तरीय सोलर तकनीक का लाभ उठा सकेंगे। इस साझेदारी के माध्यम से अडानी सोलर का रिटेल नेटवर्क अब देश सर्वाधिक हो गया है। अडानी सोलर और फिर इना सोलर का ये सहयोग सिर्फ बाजार विस्तार तक सीमित नहीं है। अडानी सोलर का उद्देश्य है कि वे आवासीय, उपभोक्ता, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, औद्योगिक इकाइयों और फिर कृषि क्षेत्रों के लिए किफायती और फिर टिकाऊ सोलर समाधान प्रदान कर सके।
दोस्तों बिहार के बक्सर सांसद सुधाकर सिंह ने जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी पर तीखा तंज कसा है। इस दौरान उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी भी की है और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को रावण का अवतार करार दे दिया है। जी हाँ, विरोधियों पर तीखा तंज करते हुए प्रहार करते हुए बक्सर सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि जो नए लोग हैं वो चुनावी बरसाती मेंढक है, उनके लिए रामगढ़ में कुछ नया लगता होगा, हमारे लिए तो फिर किसानों के घर में हम लोगों का भोजन होता है, नाश्ता होता है। जो लोग चुनौती पेश कर रहे हैं वे फिर मुंह की खाएगी, चुनाव में फिर 2000 से अधिक मतों से हारेगी, 20,000 से अधिक मतों से हारेगी। यह डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को शोले फिल्म का गब्बर बताया था। जहाँ सांसद सुधाकर सिंह ने कहा है कि एक बात बहुत साफ है, रावण के दशहरा में पुतला दहन के दिन नीतीश कुमार ने धनुष और फिर तीर इसलिए फेंक दिया क्योंकि उनको समझ में आ गया कि मेरे दाएं और बाएं भाजपा वाले रावण ही खड़े हैं। रावण, नकली रावण को मारने से काम नहीं चलेगा, असली रावण जो भाजपा में है इन लोगों को मारने की जरूरत है। दोस्तों बिहार के कैमूर में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान हाल ही में पत्रकारों से की जान लेने पर गहरी चिंता जताई है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि कैमूर के एक पत्रकार के भाई की जान ले ली गई है, जो पत्रकारों के दूरदर्शा का एक खतरनाक उदाहरण है। प्रशांत किशोर ने पत्रकारों की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि पत्रकारों की हालत यह है कि वे अपनी दूरदर्शा के बारे में भी खुल करके नहीं बता सकते। ये नीतीश कुमार और भाजपा के सुशासन का हाल है, जहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है। मंत्री और फिर विधायक यहाँ पर घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि लोगों की क्या स्थिति है। आपको बता दो कि कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र में बीते दिनों अज्ञात बाइक चोरों ने एक पत्रकार के भाई की जान ले ली गई थी। यह घटना के वक्त वे अपनी कार से चोरों का पीछा कर रहे थे। दोस्तों डिजिटल युग में शिक्षा में भी तेजी से बदलाव की रफ्तार में पूर्णिया ने भी बड़ा कदम बढ़ाया है। जहाँ उच्च और फिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को वर्ग की शिक्षा के साथ साथ आईआईटी और फिर मेडिकल की तैयारी भी कराई जा रही है। यह जिले के वैसे छात्र छात्राएं जो कि बाहर जाकर के आईआईटी और फिर मेडिकल की तैयारी में असमर्थ है, वो यहाँ से संचालित स्मार्ट क्लास से जुड़ करके अपने मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। ये यहाँ के लाइव उन्नयन क्लासेस का परिष्कृत रूप है, जो आसपास के जिलों को भी भाने लगा है। उन जिलों के जिलाधिकारी की पहल से वहां के छात्र छात्राओं को इस क्लासेस से जोड़ा जा रहा है। अब ये परिष्कृत उन्नयन बिहार के लिए मॉडल बनेगा और फिर हर जिले में इस तरीके की व्यवस्था भी होगी। शनिवार को 20 सूत्रीय बैठक में भाग लेने पहुंचे जिले के प्रभारी सह बिहार सरकार के संसदीय कार्य और फिर जल संसाधन विभाग के मंत्री विजय चौधरी ने शहर के जिला स्कूल परिसर में स्थित इस केंद्र का जायजा भी लिया। अवलोकन को पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी लाइव क्लासेस के इस रूप को देखा था। विजय चौधरी ने कहा है कि जिलाधिकारी कुंदन कुमार जब साल 2014 में पूर्णिया में थे तो फिर सरकारी बच्चों को लाइव क्लासेस से जोड़ने के लिए उन्नयन कार्यक्रम की शुरुआत की थी। जब बाद में सरकार ने उनके इस कार्यक्रम की खूबियों के चलते इसे पूरे बिहार में लागू कर दिया। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नया सियासी खेल शुरू होता हुआ दिख रहा है। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा और फिर अररिया सांसद प्रदीप सिंह के बयान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बड़ा धर्म संकट में डाल दिया है। जब प्रदीप सिंह ने अररिया में कहा था कि अगर यहाँ पर रहना है तो फिर हिंदू बनना होगा, इस बयान ने सीमांचल में तनाव पैदा कर दिया है और फिर नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ा दी है। सीएम नीतीश कुमार की छवि एक सेक्युलर नेता की है और उन्होंने कई बार इस छवि को बनाए रखने की कोशिश भी की है। हाल ही में जब उनकी पार्टी से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार विधायक नहीं जीता तो फिर उन्होंने बीएसपी के मुस्लिम विधायक को अपने पाले में लाकर के मंत्री बनाया। ऐसे में गिरिराज और फिर प्रदीप सिंह के बयान ने नीतीश कुमार को असहज कर दिया है। वे नहीं चाहते हैं कि इस तरह के बयानों से मुस्लिम समुदाय नाराज होकर के आरजेडी की ओर बढ़ जाए। जेडीयू के सूत्रों के अनुसार गिरिराज सिंह की यात्रा में प्रदीप सिंह का सहयोग नीतीश कुमार को खटक रहा है। जेडीयू का मानना है कि ये कदम पार्टी की सहमति से नहीं उठाया गया। ऐसे में नीतीश कुमार ने इन दोनों नेताओं को अपने सियासी रडार पर ले लिया है। कहा जा रहा है कि जो नेता नीतीश कुमार की नजर में आ जाते हैं, यानी कि नीतीश कुमार के रडार पर आ जाते हैं, उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ जाता है। जहाँ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का मामला भी चर्चा में है। सम्राट चौधरी ने एक बार नीतीश कुमार को हटाने की कसम खाई थी, लेकिन समय के साथ उन्हें अपनी पगड़ी उतारनी पड़ी। अब ऐसा लगता है कि गिरिराज और प्रदीप सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही खेला हो सकता है। दोस्तों अब नेपाल से आने वाली बाढ़ से निपटने के लिए बिहार में नया बैराज बनाया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से इसको लेकर के मंजूरी मिल गई है। आपको बता दूं कि इस साल नेपाल में हुई भारी बारिश के बाद बिहार में बाढ़ की भयावह स्थिति देखने को मिली, काफी ज्यादा तबाही हुई। अब इसको देखते हुए भीमनगर की तर्ज पर बिहार सीमा में एक और बैराज का निर्माण होगा। नेपाल के पहाड़ों से बिहार में प्रवेश करने वाली नदियों के उफान पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। जब बिहार सरकार के इस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने भी सहमति दे दी है और अब इसके
आकार और कार्य योजना पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। ये जानकारी बिहार सरकार के जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने दी है। मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि इस बार 72 घंटे में नेपाल में हुई रिकॉर्ड बारिश ने बाढ़ नियंत्रण की यहाँ की तैयारी को निश्चित रूप से ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये एक ऐसी आपदा थी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। देश में आपदा प्रबंधन में नंबर 1 बिहार की सरकार ने पीड़ितों की मदद के लिए पूरी ताकत झोंक दी। जब पीड़ितों को आरंभिक सहायता भी मुख्यमंत्री द्वारा तत्परता से दिया गया। उन्होंने कहा कि नेपाल से आने वाले दर्जनों नदियों ने यहाँ के बांध को भी लांग दिया है। जब बैराज के ऊपर से पानी बहने लगा, यहाँ आने वाले समय के लिए पुख्ता तैयारी करने का संकेत है। यह प्रभारी मंत्री ने कहा कि बाढ़ से अस्थायी निदान के लिए बिहार सरकार 2004 से प्रयासरत है। नेपाल सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार की संयुक्त बैठक भी कई बार हुई है। नेपाल क्षेत्र में एक बड़े डैम और फिर बैराज से पानी पर नियंत्रण की बात तकनीकी विशेषज्ञों ने भी माना है। उन्होंने बताया है कि नेपाल ने इसकी आरंभिक सहमति दे दी है, लेकिन यहाँ के नागरिकों के उग्र आंदोलन के कारण नेपाल सरकार पीछे हट रही है। ऐसे में राज्य सरकार ने अब बिहार सीमा में ही भीमनगर से आगे एक बैराज निर्माण करने का फैसला किया है। दोस्तों, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की मां की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें बेहतर इलाज के लिए पूर्णिया के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर की निगरानी में इलाज जारी है। जिस वक्त मां की तबीयत बिगड़ी, सांसद पप्पू यादव जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। फोन पर मां की तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिलते ही वे बैठक के बाद तुरंत अस्पताल पहुंचे और मां से मुलाकात की। आपको बता दूं कि हाल ही में सांसद पप्पू यादव के पिता का निधन हुआ था, जहाँ उनकी भी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। करीब 15 दिन अस्पताल में रहने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया था। इसके बाद पप्पू यादव काफी आहत हुए थे। अब मां की तबीयत बिगड़ने से वे काफी दुखी हैं। जहां सांसद पप्पू यादव ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। मां की तबीयत बिगड़ने की जानकारी साझा करते हुए सांसद पप्पू यादव ने बेहद ही भावुक पोस्ट लिखा है। अपने पोस्ट में सांसद पप्पू यादव ने लिखा कि बस एक मां ही तो है, इसके बाद किसके सहारे जिएंगे। भगवान ने पहले ही बहुत कुछ ले लिया है, अब मां को खोने की हिम्मत नहीं है। ईश्वर से कामना है कि कभी मेरी मां को कभी भी दूर नहीं करना। आप सभी से निवेदन है कि मेरी मां के बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। दोस्तों, बिहार में जहां पर देखो आजकल बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा की ही चर्चा हो रही है। जब पिछले कुछ दिनों से गिरिराज सिंह बिहार में न केवल गरज रहे हैं, बल्कि मुस्लिम इलाकों में जम करके भी बरसे हैं। गिरिराज सिंह की इस गर्जना से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव काफी ज्यादा बिखर पड़े हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा हो गई है कि बीजेपी ने बिहार विधानसभा 2025 के लिए अपना एजेंडा सेट कर दिया है। गिरिराज सिंह ने अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा में वही भाव झलकाने की कोशिश की है जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हिंदुओं के एकजुट होने की अपील में झलकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गिरिराज सिंह सम्राट चौधरी की जगह बिहार बीजेपी के नए पोस्टर बॉय बन गए हैं। इस साल लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी के निधन हो गया था। जब सुशील मोदी बिहार में कैलाशपति मिश्रा के बाद दूसरे ऐसे नेता थे जिनके इर्द गिर्द दशकों तक बीजेपी की राजनीति की धूड़ी घूमती रही। जब बिहार में कम से कम साल 2014-15 तक तो सुशील कुमार मोदी का कालखंड कहा जा सकता है, लेकिन मोदी शाह के दिल्ली में पैर जमाते ही बिहार बीजेपी से सुशील मोदी का पैर उखड़ने लगा। इस दौरान बीजेपी आलाकमान ने बिहार बीजेपी के कई नेताओं पर दांव खेला, लेकिन सुशील कुमार मोदी के स्तर का नेता कोई भी नहीं बन पाया। तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, संजय जायसवाल और नित्यानंद राय जैसे नेता कब आगे आए और कब कहां चले गए, इसकी चर्चा अभी तक हो रही है। रविशंकर प्रसाद, नंद किशोर यादव और प्रेम कुमार जैसे नेता भी बीजेपी आलाकमान के कसौटी पर खड़े नहीं उतर सके। ऐसे में बीजेपी ने सम्राट चौधरी को चेहरा बनाया। सम्राट चौधरी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बने और फिर नीतीश सरकार में नंबर 2 का पद डिप्टी सीएम पर भी मिला, लेकिन सम्राट चौधरी कई विचारधाराओं को अपनाते हुए बीजेपी में आए। ऐसे में इन पर भी संशय के बादल मंडराने लगा है। अब 72 साल के गिरिराज सिंह को लेकर के चर्चा का दौर शुरू हो गया है। जब बिहार की राजनीति को करीब से जानने वाले और फिर मौजूदा दौर में बीजेपी के सभी नेताओं के उभार को देखने वाले वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे कहते हैं कि गिरिराज सिंह फायर ब्रांड नेता है, इसमें दो राय नहीं है। वे केंद्रीय मंत्री कम नेता ज्यादा लगते हैं। खास करके हिंदू वोट के लिए वे पार्टी के पोस्टर बॉय बन करके उभरे हैं। उनकी हिंदू स्वाभिमान यात्रा से बिहार बीजेपी ने भले पल्ला झाड़ लिया हो, लेकिन जहां जहां वो गए हैं हर जगह पार्टी के विधायक और सांसद उनके साथ थे, चाहे वो तारकिशोर प्रसाद हो या अररिया के सांसद प्रदीप सिंह हो। इसलिए मैं मानता हूं कि वह पार्टी की रणनीति का ही हिस्सा था। वहीं पर पांडे आगे कहते हैं कि उत्तर बिहार से लेकर के सीमांचल में बीते लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 26 में से 23 सीटों पर जीत दर्ज की थी। सिर्फ 3 सीटें पूर्णिया,
किशनगंज और कटिहार में एनडीए की हार हुई थी। इससे ठीक उलट विधानसभा चुनाव 2019 में इन इलाकों में एनडीए का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं था। ऐसे में बीजेपी भले जो कुछ कहे, लेकिन गिरिराज सिंह ने हिंदू वोट को रिचार्ज करने के लिए भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली। अब सवाल है कि आखिर कोई केंद्रीय मंत्री व्यक्तिगत कैसे यात्रा निकाल सकता है? जहाँ गिरिराज सिंह की ये यात्रा उनके उद्देश्य के ही करीब था। अब उनके उद्देश्य में कितनी सफलता मिली है तो फिर वक्त ही बताएगा। दोस्तों, बिहार सरकार द्वारा कदम उठाए जाने के बावजूद भी बाल विवाह के मामले में अब बिहार शीर्ष 5 राज्यों में से एक बना हुआ है। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस यानी कि JRCA नाम के गैर सरकारी संगठन ने ये जानकारी दी है, यानी कि NGO ने ये जानकारी दी है। जो उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल करने वाले NGO के भागीदारों ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि पर्सनल लॉ बाल विवाह निषेध अधिनियम यानी कि PCMA में किसी तरह की कोई भी रुकावट नहीं पैदा कर सकते हैं। JRCA के संयोजक रविकांत ने शनिवार को ये कहा कि अलायंस 2023 तक इस जघन्य अपराध को खत्म करने के अपने सामूहिक प्रयास में राज्य सरकार की सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है। मौजूदा कदमों के बावजूद भी बिहार अभी तक बाल विवाह के मामले में शीर्ष 5 राज्यों में शुमार है। हम बाल विवाह को समाप्त करने के राज्य सरकार के प्रयास में ढूंढता से उनके साथ खड़े हैं, जो बच्चे को उनके अधिकारों और फिर स्वतंत्रता से वंचित करता है। एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन और प्रयास JSC सोसाइटी सहित JRCA के भागीदारों ने उच्चतम न्यायालय के हालिया दिशा निर्देश को देखते हुए बाल विवाह को प्रभावी ढंग से खत्म करने की रणनीति बनाने के लिए यहाँ एक बैठक की। उच्चतम न्यायालय ने 18 अक्टूबर 2024 को फैसला सुनाया था कि पर्सनल लॉ बाल विवाह निषेध अधिनियम में किसी तरह की कोई भी रुकावट पैदा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार के कटिहार जिला में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक बछड़े पर 2 लोगों ने दावेदारी पेश कर दी। जब दोनों पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस बुलानी पड़ी। लेकिन अब खुद पुलिस भी दुविधा में है कि कैसे इस बछड़े का मालिकाना हक तय किया जाए। उधर दोनों दावेदारों ने पुलिस पर बछड़े का DNA टेस्ट कराने की मांग की। यह मामला कटिहार नगर थाना क्षेत्र के लाल कोठी मुनिधार मोहल्ले का है। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों से बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है। पुलिस के मुताबिक लाल कोठी मुनिधार मोहल्ले में रहने वाली छोटी कुमारी का कहना है कि बछड़ा उनका है। उनकी गाय को 1 साल पहले करंट लगा था और उसकी जान चली गई थी। इसके कुछ ही दिन बाद ये बछड़ा घर से चला गया था और अब अपने आप घर लौट आया है। छोटी कुमारी के मुताबिक उनकी गाय के 3 बछड़े हुए हैं और तीनों के ही रंग लाल हैं। ये बछड़ा भी लाल रंग का है। उधर वार्ड 21 में रहने वाले अमित कुमार का कहना है कि बछड़ा उनका है। आरोप लगाया गया है कि छोटी कुमारी ने जबरन उसे अपने घर में बांध करके रखा है। वार्ड संख्या 21 के पार्षद प्रतिनिधि मनोज राय के मुताबिक छोटी कुमारी अब अपनी गाय लेकर के आने को कह रही है। उनका कहना है कि यदि बछड़ा उनकी गाय का दूध पी लेता है तो फिर वह बछड़ा लौटा देगी। इस मामले में दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दी है। इसी के साथ दोनों पक्षों ने बछड़े पर अपना मालिकाना हक जताते हुए अपने तर्क भी दिए हैं। वहीं पर जब पुलिस इस मामले में कोई भी निर्णय नहीं कर पाई तो फिर दोनों ही पक्षों ने बछड़े का DNA टेस्ट कराने की मांग की है। ऐसे हालात में पुलिस खुद दुविधा में पड़ गई है कि आखिर बछड़े का DNA टेस्ट कैसे हो। हालांकि पुलिस ने दोनों ही पक्षों को समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकालने का भरोसा दिया है। दोस्तों, बिहार में नौकरी करने वाले शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसको लेकर के आदेश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार शिक्षा विभाग के आदेश पर बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराई जा रही है, लेकिन अभी भी बहुत से शिक्षक है जो की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं। ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस ये तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।